हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, जिसमें हमने शुरुआत किया है बिल्कुल जीरो लेवल से। अंग्रेजी का अनुवाद हमने सिखाना शुरू किया है ताकि कोई भी बच्चा जो एकदम बिगिनर है, जिसको अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो अच्छे तरीके से इस क्लास की मदद से बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी का अनुवाद सीख सके। तो इसी क्रम में हमने दिस दैट के प्रयोग का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंतर्गत हमने देख लिया है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दीज और दोज के प्रयोग को प्रेजेंट टेंस के अंदर कैसे यूज करते हैं। इसके ठीक बाद हम जब चलेंगे ऐसे वाक्यों पर जिसमें मुख्य क्रिया भी होती है और उनका अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम दीज और दोज पर चर्चा करेंगे। जानते हैं दीज और दोज क्या होता है। यहाँ पे दीज शब्द होता है। दीज का मतलब होता है ये सब, ये सब। और दोज का क्या मतलब होता है। दोज का मतलब होता है वे सब, वे सब। पिछले क्लासेस में जो दिस और दैट आपने पढ़ा, उसी का बहुवचन रूप दीज और दोज है। दिस माने होता था यह, एक वचन शब्द होता था दिस। दैट माने होता है वह, ये भी एक वचन होता था। उसी दोनों का बहुवचन रूप क्या होता है, दीज और दोज। दिस का बहुवचन है दीज माने ये सब, और दैट का बहुवचन क्या है, दोज। दोज माने वे सब। तो इनका भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में प्रयोग है। तो बस थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा नहीं इस पे चलूंगी क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं। आप छोटे क्लासेस से ही सिखाया जाता है ये चीजें। तो इतना हम लोग जानेंगे कि दीज मतलब होता है ये सब, ये बहुवचन होता है। दोज मतलब होता है वे सब, ये भी बहुवचन होता है। और दिस और दैट के ये बहुवचन। ठीक है, नजदीक की चीजें अगर बहुवचन में है तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी में अर्थ होता है ये सब, और दूर की चीजों को वे सब कहेंगे। तो यहाँ दोनों ही हमने जान लिया। ये दिस और जो दैट है, ये दीज और जो दोज है, ये दोनों ही क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर दीज और दोज का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है। तो हम बात करें प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस की पहचान मैं कई बार अब बता चुकी हूँ। दिस दैट के प्रयोग करते टाइम भी बताया हूँ। वाक्य में अगर अंत में है तो वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, और वहां पे अगर ये सब वे सब शब्दों का प्रयोग होना है तो कैसे होगा, आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया के बारे में मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब। उसमें बताया था प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम। वहां हमने इज का प्रयोग दिस और दैट के साथ किया था। क्यों किया था, क्योंकि मैंने बताया था कि इज क्या होती है, एक वचन सहायक क्रिया होती है, एक वचन शब्दों के साथ आती है। तो दिस और दैट एक वचन था इसलिए इज आया। वही प्रेजेंट टेंस में ही दीज और दोज के साथ इज न लगा करके हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, एक ही सहायक क्रिया है आर। दीज के भी साथ आर लगाएंगे, दोज के साथ भी आर लगाएंगे। अब आपके दिमाग में सब ये सवाल आ रहा होगा कि एम किसके साथ फिर लगाएंगे। एम लगता है आई के साथ, आई माने मैं। तो वो वाक्य भी आएंगे आगे, उसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि दीज और दोज का प्रयोग अगर हमें प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसमें करना है तो उनके साथ हमेशा क्या लगा होना चाहिए, आर लगा होना चाहिए। दोनों ही बहुवचन होते हैं और आर बहुवचन की सहायक क्रिया होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। सीधे अब चलते हैं इसके उदाहरण पर और इसके कुछ उदाहरण लेकर के ट्रांसलेशन इसका सीखते हैं। फिलहाल इतनी चीजों का जो भी है आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक तरफ आप लिखिएगा दीज और एक तरफ आप लिखेंगे दोज। दीज मतलब होता है ये सब और दोज मतलब होता है वे सब। और यहाँ पे दोनों का ही एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सहेलियां, सहेलियां वे सब बेवकूफ, बेवकूफ। हमने बहुत ही छोटा छोटा वाक्य लिया है, कोई भी वाक्य हो बस उसमें दीज और दोज यानी ये सब और वे सब का प्रयोग करना है, और अंत में अगर है तो ये बताता है कि आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो इसका क्या अनुवाद हो जाएगा, हमने अनुवाद लिखने का भी क्रम अच्छे से 2-3 बार आपको बताया है। पहले हम लिखते हैं, अगर दिस और दैट के प्रयोग की बात करें, वहाँ हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आपका दीज और दोज है, तो दीज और दोज लगेगा। तो क्या होगा, ये सब की अंग्रेजी क्या होती है, दीज, तो हो गया आपका दीज। अब यहाँ पे दीज आपको क्या होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आता है, और सहायक क्रिया आर लगना है। मैंने बताया अभी कि प्लूरल होते हैं, प्लूरल की सहायक क्रियाएं आर होती है प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो दीज आर, सहेली मतलब होता है फ्रेंड, तो हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। एस क्यों लगा, बहुवचन, किसी भी शब्द को बहुवचन बनाना है तो उसमें एस लगाना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों में एस लगाने से ही बहुवचन बन जाए, इसका अपना एक नियम होता है कि किसी भी शब्द को बहुवचन कैसे बनाया जाता है, लेकिन अधिकतर शब्दों की बात करें तो उसमें एस लगा के ही बहुवचन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड का बहुवचन फ्रेंड्स हो जाएगा, फुल स्टॉप। अगला वाक्य दिया, वे सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, तो क्या होगा, वे सब मतलब होता है दोज, दोज और है लगा है तो आर ही लगेगा, दोज आर फूल, फूल्स, ठीक है, वे सब मूर्ख हैं। अगला इसका नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव, ये सब तरीका हमने दिस और दैट में सीखा है, तो फटाफट से करते जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो हिंदी भी अगर लिखना पड़े तो अच्छी बात अब नहीं लग रही है, सिर्फ अब मार्क्स की क्लास से मैं हिंदी का वाक्य लिखूंगी नहीं, केवल बोल दूंगी और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन केवल लिखूंगी, क्योंकि दिस और दैट में मैंने हिंदी पूरा लिख के बताया है आपको, तीनों ही टेंसों में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो अब हिंदी लिखना थोड़ा सा स्किप करेंगे। अगला वाक्य, हालांकि मैं बताऊंगी कि हिंदी में क्या होना है, इसका नकारात्मक वाक्य मैंने नहीं आ जाने वाला वाक्य, यानी ये सब सहेलियां नहीं हैं, तब अनुवाद क्या होगा, दूसरे वाक्य का इसमें कहेंगे दीज, दीज। अब नहीं आ गया तो आर के बाद नॉट भी बढ़ जाएगा, दीज आर नॉट फ्रेंड्स, दीज आर नॉट फ्रेंड्स। यहाँ इसका नकारात्मक क्या होगा, वे सब बेवकूफ नहीं हैं, क्या हो जाएगा, दोज आर नॉट फूल्स, करेक्ट है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब अगले पे बढ़ जाएं, प्रश्नवाचक वाक्य इसका क्या होगा। दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्यों पे चर्चा हुई थी हमारी, जिसमें एक ऐसा होता है जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं। तो प्रश्नवाचक से शुरू होने वाला क्या होगा, अगर हम बात करें इस वाक्य का पहला टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें अगर कहें क्या ये सब सहेलियां हैं, इसका जवाब हाँ या ना में दिया सके, क्या ये सब सहेलियां हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हमने क्या सीखा है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी के बदले हम सहायक क्रिया को लिख देते हैं, उठा लाइए आगे, क्या ये सब सहेलियां हैं, हमें अंग्रेजी क्या होगा, आर, आर पहले आ गया वही उसकी अंग्रेजी मानी जाएगी। अब हो जाएगा दो, दीज आर दीज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, यहाँ एस छूट गया है, लगा देंगे, फुल स्टॉप नहीं होगा, अब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ इसका अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे उसी प्रकार का तो क्या कहेंगे, क्या वे सब बेवकूफ हैं, तो हो जाएगा यहाँ भी यही शब्द आगे आ जाएगा, आर दोज फूल्स, आर दोज फूल्स, ये हो गया। फिर अगला प्रश्नवाचक को भी नकारात्मक बनाया जा सकता है, कैसे, क्या ये सब सहेलियां नहीं हैं, इसी में नहीं भी बढ़ जाए तो क्या होगा, आर दीज नॉट आ जाएगा, और जहां आता था यहाँ भी आ चुका है, इसी तरह यहाँ भी आएगा, आर
क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्या वे सब बेवकूफ नहीं हैं, तो नॉट बढ़ जाएगा। आर दोज नॉट फूल्स क्वेश्चन मार्क। फिर अगले टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ये सब सहेलियां कैसे हैं। अगर कह दे ये सब सहेलियां कैसे हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो कैसे आया है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हाउ। उसके बाद जब भी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य आए जिसकी अंग्रेजी लिखनी पड़े तो उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। तो अगला क्या होगा, हाउ आर। फिर अगला जो का त्यों बना देंगे, यही वाला वाक्य फिर छाप दीजिए, हाउ आर दीज फ्रेंड्स। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ भी अगर बात करें वे क्या नहीं, इसमें क्या होगा, वे सब बेवकूफ क्यों होंगे, वे सब बेवकूफ क्यों हैं। अगर क्यों कर दिया जाए तो क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाएगा और फिर आगे यही होता है तो आर दोज फूल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी का नकारात्मक भी बना दीजिए तो नकारात्मक में नॉट बढ़ जाता है। ये सब सहेलियां कैसे नहीं हैं, तो हाउ आर दीज नॉट फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। इसमें भी नकारात्मक बना देंगे तो वे सब बेवकूफ क्यों नहीं हैं, वाई आर दोज नॉट फूल्स क्वेश्चन मार्क। तो हमने दो वाक्यों का उदाहरण लिया और दोनों का 6 प्रकार से सीखा, यानी कि हमने लगभग 12 एग्जाम्पल को कर लिया। और इसी 12 टाइप के ही वाक्य भले बदल सकता है लेकिन टाइप यही रहना है। दीज और दोज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में इन 12 टाइप के वाक्यों के अलावा किसी भी टाइप का नहीं होता है। यही सारे टाइप्स हैं, इतनी ही चीजें जाननी हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये बात समझ में आ गया है आपको। क्या होना है, पहले कर्ता लिखते हैं, अगर वाक्य स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव है तो पहले कर्ता, सहायक क्रिया, फिर बाकी चीजें लिख देते हैं। नकारात्मक बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए सहायक क्रिया के बाद नॉट आ गया, दोनों में ही वही चीजें। प्रश्नवाचक बनाना है, अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होना है तो उसी सहायक क्रिया को पहले ले आएंगे। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य को बनाना है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जिसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर बाकी चीजें लिखते हैं। तो ये है दीज और दोज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए। इसका इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप यकीन मानिए, बस आप 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा, कभी नहीं भूलेगा। इसी तरीके से हर एक टेंस को मैं पढ़ाऊंगी जिस तरह मैंने इसको पढ़ाया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे जो भी हमने एक वाक्य का 6 तरीके से परिवर्तन किया है उसको किस क्रम में लिखा है हम एक बार और आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब ये क्लास समाप्त होगी ट्रांसलेशन की तो आपको सभी के सभी वाक्य अच्छे से याद हो जाएंगे। हर प्रकार के वाक्यों का अनुवाद आप सीख जाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं 2 बार बता चुकी हूँ, 2-3 बार, तब तक बताऊंगी 2-3 बार और, ताकि उसी बहाने वो चीज़ें आपको याद हो जाए। और बस 1-1.5 मिनट ही लगता है बताने में। तो सबसे पहले लिखने का क्रम क्या होगा, आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। पहले वाक्य की बात करें जो सबसे पहला हमने बनाया था, कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो दीज और दोज के लिए आपके लिए क्या था, आर था। दिस और दैट के लिए क्या था, इज था। कब, जब प्रेजेंट टेंस हो। फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ये पहले वाक्य के लिए था। आ जाते हैं दूसरे वाक्य पे। दूसरे वाक्य में नहीं आ गया था नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए नॉट बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट भी बढ़ गया था। उसके बाद लास्ट में आपका था ऑब्जेक्ट। क्लियर है। प्रश्नवाचक बनाने का हमने 2 तरीका बताया, एक क्या वाला और एक प्रश्नवाचक शब्द जिसमें बीच में आए। तो तीसरा क्या था, तीसरे के लिए हेल्पिंग वर्ब निकल के आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे,
फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि कर्ता को लिखेंगे, प्लस उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाना है। जहाँ फुल स्टॉप लगाते थे अब क्वेश्चन मार्क आना है, और ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। चौथा, इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यही नाट बढ़ेगा, सब्जेक्ट के बाद ही नाट आएगा, कभी भी पहले नहीं आ जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में आते हैं वाक्य के, उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे WH वाले क्वेश्चन वर्ड आएंगे यहाँ, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे आखिरी वाक्य क्या है, ये WH ग्रुप वाले क्वेश्चन वर्ड, और फिर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका नॉट, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इन 6 प्रकार के ही वाक्य बनते हैं, और 6 प्रकारों के वाक्यों को हमने पीछे किया है, और उसको लिखने का क्रम यही रहा है। और ये मैं कई बार आपको बता चुकी, लगभग ये तीसरी या चौथी बार हो रहा होगा, ऐसा इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, आपको लिखने में ये कहीं इसका क्रम अदला बदली करने के चक्कर में गड़बड़ी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं कई बार इसको लिख चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है जितनी बार मैं लिखूंगी कम से कम उतनी बार आपकी आंखों के सामने आएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। आप यहाँ पे होमवर्क जरूर नोट करेंगे प्रेजेंट टेंस के दीज और दोज के प्रयोग का। लिखिएगा पहला होमवर्क, ये सब बकरियां हैं, वे सब शिक्षिकाएं हैं। इन दोनों ही वाक्यों का आप 6 जरूर बनाइएगा, इन सभी का पालन करते हुए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पे हम आज की क्लास को यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में प्रयोग में आपको इतना ही जानना है। पास्ट टेंस को हम अगले क्लास के अंदर करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम दीज और दोज के पास्ट टेंस में प्रयोग को सीखेंगे, और तो मिलेंगे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।